प्रश्न एक, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी? प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे और इसके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। फैजाबाद, नागौर, अहमदाबाद, भोपाल। नागौर पड़ता है राजस्थान में और बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब नागौर राजस्थान में पड़ता है और इसी जिले से क्या हुआ था, भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चे, मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का पढ़ाई लिखाई के प्लेटफॉर्म ज्ञान विद अरुण में 500 प्रश्न की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट नंबर 3 आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। इससे पहले 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देखिएगा। हर एक चीज आपको समझ में आएगी। 500 प्रश्न का मतलब बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न हैं और ग्रामीण परिवेश को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ये प्रश्न कवर कर लेंगे। बेहतर तरीके से जानते हैं आप लोग कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में ग्रामीण परिवेश कुल कितने नंबर का पूछा जाने वाला है? 25 नंबर का पूछा जाने वाला है और उसी आधार पर हम 25 प्रश्न हर एक सेट में लेकर चल रहे हैं। 25 क्वेश्चन हम हर एक सेट में समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो 25 क्वेश्चन हैं यही क्या कराएंगे, आपका बेड़ा पार कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो बेटा ध्यान रखें, 2 अक्टूबर 1959 को। क्या? 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई है। नागौर जिले से हुई है, राजस्थान में पड़ता है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य होता है। मुख्य उद्देश्य क्या होता है पंचायती राज का? 4 ऑप्शन फिर से आपसे दिए हुए हैं। कृषि उत्पादन में बढ़ाना, कोई रिलेवेंट नहीं कर रहा है इससे। रोजगार बढ़ाना, ना ना, इससे भी कोई मतलब नहीं आ रहा। लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना, हाँ सर ये ठीक ठीक सा लग रहा है और यही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। योग्य बनाना, ना योग्य तो बनाने की कोई बात ही नहीं है। लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य है। भाई जो छोटे शहरों के, छोटे गांव के लोग हैं वो कहाँ चाहते राजनीति में आना चाहते हैं, तो वो उनको राजनीति में कैसे लाया जाए, राजनीति में कैसे सक्रिय किया जाए? उनको ग्राम प्रधान बनाने के लिए क्या कर दिया जाए, ग्राम प्रधान बनाने के लिए एक रास्ता दिखा दिया जाए कि भैया तुम भी ग्राम प्रधान बन सकते हो, तुम भी गांव के प्रधान बन सकते हो, मतलब तुम राजनीति में आ सकते हो। हैं 10-12 लोग ग्राम प्रधानी पे खड़े हो जाते हैं, एक जीत जाता है, राजनीति में आ गया। अब वो आगे चलकर सोचता है कि मैं जिला पंचायत सदस्य भी बन जाऊं, तो जिला पंचायत सदस्य भी बनता है, जिला पंचायत सदस्य है ना, और भी क्या बनता है, वो क्षेत्र क्षेत्र परिषद का सदस्य भी बनता है। तो ये सारे वो सदस्य बनने के बाद क्या होता है, वो राजनीति में एक कदम होता है उनका। तो लोगों की राजनीति में जागरूकता बढ़ाना पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुए, तो जिस समय ये हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भैया प्रधानमंत्री पूछ रहा है तो ध्यान रखेंगे, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अरे 1992-93 की बात है ना। 1992 में हुआ था 73वां संविधान संशोधन और 1993 में हुआ था कौन सा, 74वां संविधान संशोधन। 1993 में हुआ था 74वां संविधान संशोधन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव यहां पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो भैया ध्यान रखेंगे, राज्य वित्त आयोग उत्तरदायी होता है किसके लिए? राजस्व बंटवारे के लिए। जो पैसा बंटवाया जाता है, मतलब जो पैसा रेवेन्यू जो इकट्ठा होता है उसको बांटा कैसे जाए, किसमें? राज्य सरकार में और स्थानीय शासन में, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें। तो राज्य का वित्त आयोग होता है जिसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखना, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? गठन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा क्या किया जाएगा? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। ये बात भी आप याद रखेंगे, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर हमें ये पीडीएफ मिल जाए, बड़ा आराम से हम पढ़ सकते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। हाँ बच्चे, पीडीएफ मिल जाएगा आपको,
बेफिक्र रहो, वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो के लास्ट में जैसे ही आप पहुंचोगे ना, तो लास्ट में एक आइकन दिखाई देगा इस तरीके से, चौखुटा। उस चौखुटे आइकन पे आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे आराम से। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। अगले प्रश्न में कहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है। मतलब संपत्ति का अधिकार है, क्या ये मौलिक अधिकार है, क्या ये विधिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है। ठीक है, कैसा, विधिक। पहले कैसे हुआ करता था, पहले ये एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, ये बात याद रखना। लेकिन भारत के अंदर 44वां या भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ, और जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को खत्म करके संविधान के अंदर अनुच्छेद 300A में जगह दे दी गई। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, ये बात याद रखेंगे। और इसके वजह से क्या हुआ कि आर्टिकल 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 300A में जोड़ दिया गया। ठीक है, 300A जोड़ दिया गया, और जो किससे रिलेटेड है, संपत्ति के मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, वो सॉरी संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का, कैसा अधिकार है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये बात आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है, कानूनी अधिकार 44वें संविधान संशोधन से हुआ था। ठीक, अगले प्रश्न में पूछा है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है, जनक किसे कहा जाता है। तो जनक कहा जाता है भैया बलवंत राय मेहता को। इन्होंने तो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था किसने, बलवंत राय मेहता ने। तो इन्हें कहा जाता है वास्तुकार। अच्छा, सारे क्वेश्चन सारे प्रश्न पंचायती राज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो भैया ध्यान रखो इस बात को कि टॉपिक को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के टॉपिक को कैसे लेके चल रहे हैं, तो पहले शुरू वाले टॉपिक को लेके चलेंगे, फिर अगले टॉपिक को, फिर और अगले टॉपिक को लेके चलेंगे, फिर और अगले टॉपिक को, फिर और अगले टॉपिक को, ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप स्टेप फॉरवर्ड में हम बढ़ रहे होंगे, चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ा हुआ है। ये टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिया था, या फिर तुम लोगों ने ये टॉपिक बार बार पढ़ रखा है राजनीति विज्ञान में, इसलिए थोड़ा आसान भी लग रहा होगा, लेकिन आसान नहीं है। सवाल इर्द गिर्द भले से घूम रहे हैं, इर्द गिर्द भले से घूम रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये सवाल पूछे जाएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं भैया, बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, पूछे जाएंगे सवाल एग्जाम के अंदर, इसलिए इर्द गिर्द घूम रहे हैं अभी। फिर आगे बढ़ेंगे, सारी योजनाओं जिससे जितनी भी योजनाएं उनसे संबंधित सवाल लेकर आएंगे, और भी सवाल लेकर आएंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 500 प्रश्न ऐसे नहीं कराने, हर एक सवाल निचोड़ के साथ बताना है। ठीक, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, ये सवाल आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में। ठीक है, प्रश्न 9 में क्या कहा है कि भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है कहां पर, बताओ कहां पर है, पंचायती राज व्यवस्था में है, राज्य विधानसभा में है, मंत्रिमंडल में है, लोकसभा में। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज में, बाकी में नहीं है। ठीक है, बाकी में महिला सीट पर लड़ सकते हैं, महिला सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आरक्षित नहीं है। आरक्षित कहां पर है, पंचायती राज व्यवस्था में। 1/3 सीटें किसके लिए होती हैं, महिलाओं के लिए होती हैं। अरे आर्टिकल 243 का डी कहता है ना ये बात, भारतीय संविधान में आर्टिकल 243 का डी कहता है ना कि भैया महिलाओं के लिए 1/3 सीटें रिजर्व कर दो। ठीक, पंचायती राज संस्था में, ये राज लिखा हुआ है, राज्य नहीं, राज लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, पंचायती राज संस्था, लो आका डंडा बना दिया हमने। प्रश्न 10 कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। कल के वीडियो में हमने सवाल पूछा था 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आज पूछ रहे हैं 12वीं किससे संबंधित है। तो 12वीं नगर पालिका से है, याद रख लो, तुम लोग कान खोल के सुन लो। 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। कब जोड़ी गई, 1993 में जोड़ी गई। भारत के अंदर या भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था, कौन सा, 74वें नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, उसके तहत जोड़ी गई थी। संविधान के किस भाग से पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है, किस भाग से संबंधित है। टोटल कितने कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं, तो तुम लोग जानते ही हो ना, 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। कल मैंने कमेंट करके मतलब पूछा भी था कि कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं।
तो पंचायती राज किससे संबंधित है भैया? भाग 9 से संबंधित है। और भाग 9 में ग्राम पंचायत के लिए कहा गया है, मतलब ग्राम पंचायत कहें, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए कहा गया है। और भाग 9 का ए जो है, भाग 9 का ए, ये किससे संबंधित है भैया? तो भाग 9 का ए संबंधित है नगर पालिका से, म्युनिसिपैलिटी से, नगर पालिका से। और भाग 9 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत या फिर पंचायत राज व्यवस्था से। ठीक है, ग्राम पंचायत नहीं कहेंगे, पंचायत राज व्यवस्था कहेंगे। प्रश्न 12, निम्न में से कौन समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है? नहीं पूछा है। देखो, सादिक अली समिति है, ये संबंधित है। एलएम सिंघवी ये भी संबंधित है। अशोक मेहता ये भी संबंधित है। नहीं है तो कौन सी? दिनेश गोस्वामी। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? दिनेश गोस्वामी संबंधित नहीं है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ आ गई? अगले प्रश्न में फिर से यही बात पूछ ली कि बताइए कौन सी समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। और फिर यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं ये बिल्कुल संबंधित है। कौन कौन से? एलएम सिंघवी समिति संबंधित है, अशोक मेहता संबंधित है, बलवंत राय मेहता संबंधित है। अरे 1957 में गठित की गई थी बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता 1977 में गठित की गई थी, एलएम सिंघवी समिति 1986 में गठित की गई थी। ये तो तुम लोग सब जानते हो, बेहतर तरीके से जानते हो। लेकिन जो पीवी नरसिम्हा राव समिति, ये कोई समिति नहीं है। पीवी नरसिम्हा तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम था, पीवी नरसिम्हा राव। अभी तो बताया 1992-93 के आसपास कौन थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पंचायत चुनाव होते हैं कब? प्रत्येक 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, या सरकार की इच्छा के अनुसार? ना, प्रत्येक 5 वर्ष में। 5 वर्ष जैसे पूरे हो जाएंगे पंचायत चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, 5 वर्ष जैसे पूरे हो जाएंगे पंचायत चुनाव कराने पड़ेंगे, तो प्रत्येक 5 वर्ष में हो जाते हैं। ये बात याद रख लेना। और एक बात और बता दूं, अगर किसी वजह से पंचायत चुनाव या पंचायत जो है भंग हो जाए, पंचायत क्या हो जाए? भंग हो जाए, तो पंचायत भंग होने की कंडीशन में क्या होगा? 6 माह के भीतर ही ना, पंचायत भंग होने की कंडीशन में 6 माह के भीतर, 6 मंथ के अंदर ही अंदर, 6 माह के भीतर दोबारा चुनाव कराने होंगे। बात समझ आ गई? दोबारा चुनाव कराने होंगे। अगर तुम लोगों को बात समझ में आ रही है, सवाल समझ में आ रहे हैं, फटाफट से चैनल पे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चैनल को क्या कर दो? सब्सक्राइब कर दो। नीचे बार बार नोटिफिकेशन चलता ही रहता है, वैसे घुन टुन टुन की आवाज़ तुम्हें आती रहती होगी। काहे के लिए? सब्सक्राइब करवाने के लिए। फिर भी नहीं करोगे, बड़ी गलत बात है। सब्सक्राइब कर दो और बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। ठीक है, इंस्टेंट रूप से मिल जाए, बिल्कुल जैसी वीडियो आए तुम्हें मिल जाए। ठीक, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना भैया, पसंद आ रही हो तो, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। हैं, अच्छी बात होगी, शेयर करोगे तो अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? मेरी शकल वकल पे मत जाओ, सही आ रही है, फोटो ठीक आ रही है, उसकी टेंशन में मत लो तुम। हैं, अगले प्रश्न में कहा पंचायती राज सूची का विषय है। किस सूची का विषय है पंचायती राज? तो ध्यान रखेंगे, राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का, अरे 3 सूची है ना भारत के संविधान में, समवर्ती, केंद्र और राज्य सूची। तो राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। राज्य चाहे तो पंचायती राज लागू करवाए, ना चाहे तो ना करवाए, राज्य की मर्जी। राज्य का पूरा अधिकार है कानून बनाने का। राज्य का राज्यपाल ही तो राज्य का वित्त आयोग बनाता है। किसके लिए? पंचायती राज के लिए, स्थानीय शासन के लिए। हैं, तो राज्य का पूरा अधिकार है उस पर कानून बनाने का। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ, ध्यान रखना कौन सा? ZJ। हालांकि ये किस भाग में आता है? तो भाग 9 का ए में आता है, भाग 9 के ए में आता है ZJ। ठीक, एक बार बता दूं कि आर्टिकल 243 के ओ के बाद क्या आता है? P, MNOP। हाँ ठीक है, P आता है। P से लेकर Z तक, और Z के आगे और सब पार्ट बने हुए हैं, ZA, ZB, ZC, ZD, इस तरीके से। तो ये जो भाग हैं, ये जो आर्टिकल हैं, ये भाग 9 के ए में आते हैं, नगर पालिका में। और अगर हम बात करें कहाँ से, आर्टिकल 243 से लेकर 243 का A, B, C, और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक? O तक, 243 के O तक। ये सारे कहाँ आते हैं? ये भाग 9 में आते हैं। ये कहाँ आते हैं बच्चे? भाग 9 में आते हैं। ये बात समझ आ गई? आगे देखो, इसने कहा ZJ, 243 के ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या पूछ रहा है
कितनी इसमें अधिकतम संख्या हो सकती है निदेशकों की? तो ध्यान रखेंगे 21 हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चे? 21 हो सकती है। कितने निदेशक पास कर सकते हैं अनुच्छेद 243 जेड जे के तहत सहकारी समिति? तो वो 21 अनुदेशक पास कर सकते हैं। प्रश्न देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, बार बार, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है? तो वो कौन है? लॉर्ड रिपन है, ये वाला ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन। ध्यान रखना 1880 में भारत के वायसराय बनकर आए थे लॉर्ड रिपन, और 1884 तक रहे थे। क्या? भारत के वायसराय, वायसराय। और जब ये भारत के वायसराय बनकर आए तो इन्होंने ही 1882 में भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, स्वशासन की शुरुआत की। किसने की है? लॉर्ड रिपन ने। बात समझ आ गई? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? भैया संशोधन की बात चल रही, किस संशोधन द्वारा दिया गया है महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण? तो ये दिया गया है 73वां संविधान संशोधन, है ना, पंचायतों के लिए। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में। तभी क्या कर दिया गया? पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायत राज व्यवस्था अपनाई गई थी। क्यों अपनाई गई थी पंचायत राज व्यवस्था? तो ध्यान रखना ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के लिए, सेंट्रलाइजेशन करने के लिए। भाई एक चीज समझो, ये है भारत का कोई बड़ा अधिकारी, कोई नेता है, जैसे मान लो प्रधानमंत्री है भारत का। अब यहाँ है छोटे छोटे गांव, बेहतर तरीके से जानते हो हर जिले में कई सारे गांव होते हैं, मतलब सैकड़ों गांव हैं एक जिले के अंदर, और एक राज्य के अंदर 50 जिले हैं, वो 50, हाँ 50 जिले हैं, ठीक है। तो समझ लो एक गांव, एक जिले के, एक राज्य के अंदर कितने सारे गांव हो गए। और फिर भारत के अंदर तुम लोग जानते ही हो 28 राज्य हैं, है? तो ये सारे राज्य के अंदर कितने सारे गांव, उन गांव के छोटे छोटे लोग क्या अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए, क्या अपनी समस्याओं को बताने के लिए प्रधानमंत्री के पास जाएंगे? नहीं, संभव ही नहीं है। भाई करोड़ों जनसंख्या भारत की, जा ही नहीं सकती। तो सीएम के पास जाएंगे? बताओ, सीएम के पास जाएंगे? नहीं जा सकते। विधायकों के पास एक बार को जा सकते हैं, लेकिन विधायक सुन के नहीं देंगे, और विधायक कहाँ नहीं जाएंगे? सीएम के पास जाके नहीं बताएंगे। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से हटके एक नया कुछ बनाया जाए, कुछ नया बनाया जाए, कुछ चेंजेस लाए जाएं। किसमें? गवर्नमेंट गवर्नेंस के अंदर, सरकार के अंदर। तो वही चेंजेस क्या कहलाएंगे? विकेंद्रीकरण। कि भैया सत्ता का क्या कर दो, सत्ता का ये लोकतंत्र की शक्तियों का क्या कर दो? विकेंद्रीकरण कर दो, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दो, सत्ता का सेंट्रलाइजेशन कर दो, कि हर गांव के अंदर एक मुखिया होना चाहिए जो समस्याओं को सुनेगा। वही तो पंचायत राज व्यवस्था के अंदर आएगा। उसके बाद क्षेत्र का भी एक मुखिया होना चाहिए, क्षेत्र का प्रमुख होना चाहिए, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। वो भी तो ग्राम प्रधानों की समस्याओं को सुन लेगा। और उन क्षेत्र प्रमुखों के ऊपर भी हो जाना चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष, वो एक पूरे जिले की कमान को संभालेगा। है, बात समझ आ गई? फिर वो जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे चुना जाता है? जिला पंचायत सदस्यों को द्वारा चुना जाता है। ये तो बेहतर तरीके से आप सभी जानते हैं। तो इसी तो कहते हैं लोकतंत्र की शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दो, सेंट्रलाइजेशन कर दो, भारत का विकास हो जाएगा। क्योंकि गांव का विकास करेंगे तभी भारत का विकास होगा। गांव में बसता है भारत, महात्मा गांधी जी ने कहा है, बेहतर तरीके से जानते हैं। अगले प्रश्न में कहा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है? निर्धारित करने का अधिकृत है, कौन सा उपबंध है ऐसा? तो ध्यान रखना, राज्य का विधानमंडल या राज्य के राज्यपाल से संबंधित नहीं है, भारत की संसद। जी हाँ, सीधे पावर कहाँ जा रही है? देखो, पंचायतों की संरचना करने के लिए भारत की संसद के पास पूरा अधिकार है, पार्लियामेंट के पास, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास पूरा अधिकार है कि वो किस तरीके से पंचायतों की संरचना बना सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। संरचना कहाँ दी गई है? आर्टिकल 243 के वी में दी गई है ना। आर्टिकल 243 के वी में संरचना दी गई है पंचायतों की। याद है तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, मैंने बता भी रखा है। अगर वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग क्या है? क्या है राज्य वित्त आयोग? एक विधिक संस्था, संविधिक संस्था, संवैधानिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, संवैधानिक संस्था है राज्य वित्त आयोग। संविधान के अंदर जिक्र है किसका? राज्य वित्त आयोग का। राज्यपाल द्वारा गठित की जाएगी और कब? प्रत्येक 5 वर्ष में। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में। वित्त आयोग का काम क्या होता है? राज्य वित्त आयोग का, तो पहले लिख देते हैं प्रत्येक 5 वर्ष में। राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है बच्चे? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, कि राज्य वित्त आयोग का काम क्या होता है। ये राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में राजस्व का बंटवारा करता है, रेवेन्यू को बांटता है, पैसा जो कलेक्ट किया है जनता से उसको बांटता है। ठीक, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मूल लोकतंत्र से संबंधित है? मूल लोकतंत्र से संबंधित है कौन सा तत्व? क्या लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय राजनीति? तो यहाँ पर हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी, वो मूल लोकतंत्र से, हमारे फंडामेंटल लोकतंत्र से संबंधित है। ठीक है, बात समझ में आ गई? याद रखना, ये सवाल बड़े काम के सवाल हैं। अगला प्रश्न देखो, ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा का अभिप्राय पूछा है, ग्राम सभा का मतलब क्या है? मैं कई बार बता चुका हूँ ग्राम सभा के बारे में, एक बार फिर बता देता हूँ कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग ग्राम सभा कहलाते हैं। अरे सीधे सीधे सुन लो, गांव के अंदर जो वोटर लिस्ट होती है ना, वोटर लिस्ट, इस वोटर लिस्ट में जिसका भी नाम होगा या जिन लोगों का भी नाम है, वो सारे के सारे लोग ग्राम सभा कहलाएंगे। ठीक, वोटर लिस्ट के अंदर, या फिर ये समझ लो जो लोग वोट कर सकते हैं, जो लोग वोट कर सकते हैं वही क्या है? ग्राम सभा है। वही तो ग्राम सभा है। जो लोग वोट कर सकते हैं वही तो ग्राम सभा है। तुमने वोट किया, तुम ग्राम सभा हो, बात खत्म। वोट नहीं कर सकते तो ग्राम सभा नहीं हो, बात खत्म। अगला प्रश्न, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहले फटाफट से। प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है? भैया महिलाओं के लिए आरक्षण है, देखो बार बार पूछ रहा है, महिलाओं का आरक्षण बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, महिलाओं का आरक्षण। और कितना? 1/3 प्रतिनिधित्व है महिलाओं का। ये गारंटी है किस अनुच्छेद से मिलती है? 243 के डी से मिलती है, घा से, 243 का डी। ठीक, भाग 9 में है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 25 बिल्कुल लास्ट सवाल है वीडियो का, तो वीडियो को लास्ट सवाल होने के बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज करनी है सारी चीज़ें, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा। टेलीग्राम पे आ जाओ, वहीं पे करेंगे। टेलीग्राम पे आ जाओ फटाफट से, वहीं पे करेंगे। टेलीग्राम पे मैं MCQs डालता हूँ और उन्हीं MCQs से क्या होता है, उन्हीं MCQs से हम टेलीग्राम पर MCQs कराऊंगा, उन्हीं MCQs से आपको ये क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से फटाफट। और वीडियो के लास्ट में तो आपको PDF का फॉर्मेट या लिंक मिल ही जाएगा, उसकी भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? कौन करता है वित्त आयोग का गठन? अभी 10 बार तुम्हें बता चुका हूं कौन करता है, 10 बार बता चुका हूं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? राज्य का राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। घबराओ मत, पढ़ाएंगे ऐसी, या समझ के पढ़ेंगे, हर चीज को समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल क्या करता है? राज्य का राज्यपाल पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अवलोकन करने के लिए, कंप्लीटली अवलोकन करने के लिए क्या कर देता है? एक वित्त आयोग का गठन कर देता है कि भैया ये है वित्त आयोग, यही करेगा पैसे का बंटवारा, यही रखेगा हिसाब किताब, जो भी हमें ना पता। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ये 25 प्रश्न आपको कितने अच्छे से समझ में आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही मेरे बच्चे, आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, पहले से ही आता है, तो वो भी बताइएगा। अगर कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, आपका सुझाव स्वीकार्य रहेगा। ठीक, तो टेलीग्राम को, चैनल को सब ज्वाइन कर लेंगे फटाफट से, सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा। हाँ, PDF जरूर डाउनलोड कर लेना, यहीं कहीं लिंक आ रहा है, देखो यहीं कहीं लिंक आ रहा है, तो इस लिंक के माध्यम से PDF को जरूर डाउनलोड कर लेना आप लोग। ठीक है, PDF डाउनलोड जरूर कर लेंगे, उससे आपको बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा पढ़ने के उद्देश्य से। ठीक है, चलिए बाय।